गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अच्छा, हमने पिछली वीडियो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्ट नंबर 1 में हमने डिस्कस किए थे, पॉइंट डिस्कस किए थे और फिर हमने ये पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है और उसका दूसरा नाम क्या है और कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कैसे होती है। और उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सी किस्म का बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड की कितने टाइप है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर 2 टाइप हमने पढ़े थे। और उसके बाद फिर हम कुछ मॉलिक्यूल की हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करवाई थी, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल थे जिसकी हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाई थी। तो आज की इस वीडियो में हम जहाँ से पार्ट नंबर 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्ट नंबर 1 एंड किया था वहीं से हम स्टार्टअप लेते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा पार्ट नंबर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वहीं से शुरू करते हैं। और अगर आप सबको रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुरू करते हैं। अब हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल लेने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, H3BO3। H3BO3। अब H3BO3 ये है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे एग्जिस्ट करता है मैं आपको बताता हूँ। BOH BOH और OH, ठीक हो गया ऐसे। और फिर दूसरा यहाँ पे OH, ठीक हो गया ऐसे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे जो बोरिक एसिड की जो फॉर्मेशन हो रही है, तो हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला, याद रखो, AH और क्या पढ़ा था हमने, AH और B, ये पढ़ा था। A मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए था, वही हमने पढ़ा था कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। और ये हमने पढ़ा था कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके पास क्या होना चाहिए, स्मॉल साइज होनी चाहिए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। और वो कौन से एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन होने कौन से चाहिए, बी के पास ये स्मॉल साइज होनी चाहिए, स्मॉल साइज के होने चाहिए, ठीक हो गया। और क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्या होने चाहिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और ये वाला जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 यहाँ 3 से ऊपर होनी चाहिए, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, या 3 हो या 3 से बड़ी होनी चाहिए। अब एलिमेंट कौन से होने चाहिए, ये भी हमने देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहां पे होती है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और इसमें भी कौन से होने चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही होने चाहिए, ठीक हो गया। और दूसरा एक ऐसा केस है, ऑर्गेनिक केस ऐसा है, कार्बन एंड क्लोरीन। ये जो केस है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है, ये वाला जो केस है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, दिस इज फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और इसमें भी कार्बन एंड क्लोरीन, ठीक है। तो आज हमारे पास कौन सा है, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड कैसे एग्जिस्ट करता है, वो बोरिक एसिड कैसे करता है, H3BO3 होल ट्वाइस ऐसे एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है ऐसे ट्वाइस, होल ट्वाइस ऐसे, डाई मतलब कि इसके क्या है, डायमर है। यहाँ पे इसने क्या बनाया, डायमर मीन्स 2 यूनिट्स, डाई, इसने क्या बना दिया है, डायमर। आपसे कोई पूछे कि बोरिक एसिड ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे क्यों करता है, बिकॉज ऑफ डायमर। ये क्या बनाता है, डायमराइजेशन। अच्छा, डायमराइजेशन, अच्छा बड़ा पॉलीमराइजेशन, पोली मींस मैनी, मर मींस यूनिट, छोटे छोटे यूनिट मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन, उसको कहते हैं पॉलीमर। तो यहाँ पे कितने यूनिट मिले, 2 यूनिट। अब देखो कौन सा, एक ये मिला है, दूसरा ये, 2 यूनिट मिलकर क्या बना दिया, डायमराइजेशन। क्या बना दिया है, डायमराइजेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं AHB वाला फार्मूला, AHB। अब देखो AHB के बीच में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक हो गया। अब यहाँ पे AHB, यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक हो गया। यहाँ पे नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो फिर क्या करता है, अच्छा ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, ये से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड इससे क्या बनाता है, ऑक्सीजन के साथ
पार्शियली हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। इससे क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो याद रखो कि बोरिक एसिड जो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है, लेकिन इस रिंग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? डायमराइजेशन। और एक वर्ड याद रखना, चैलेशन। चैलेशन चैलेशन का मतलब क्या होता है? चैलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ रिंग। देखो इसने क्या बना लिया है? रिंग बना ली है। क्या बना लिया है? रिंग। तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ रिंग। ठीक है। अब एक और हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है जो डायमर का एक एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी को देख लेते हैं। अब दूसरा हमारे पास भी है RCOOH। ठीक है, ये हो गया बोरिक एसिड। अच्छा, बोरिक एसिड भी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे एग्जिस्ट करता है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे इसको हम ऐसे भी लिखते हैं RCOOH, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ये एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे एग्जिस्ट करता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अब क्या होता है कि इसकी हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाता है। एक ये मर बन गया, एक यूनिट ये, और दूसरा यहाँ पे यूनिट। ठीक हो गया, एक ये बन गया, दूसरा यहाँ पे हम बना लेते हैं एक ये। ठीक हो गया, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो AHB, इसके बीच में क्या बना? हाइड्रोजन बॉन्ड। AHB, इसके बीच में क्या बना? हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसने भी क्या बना लिया है? डायमर। क्या बना लिया है? डायमर मीन्स डायमराइजेशन। क्या बना लिया है? डायमराइजेशन। ठीक है। अच्छा, इस पर ये याद रखना है कि ये जब हम मेजरमेंट करते हैं, इसको एक्चुअल मेजर करते हैं, इसका ओरिजिनल जब वेट हम देखते हैं, तो इसका ओरिजिनल वेट जब हम देखते हैं तो कार्बोक्सिलिक के ओरिजिनल वेट से बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? बिकॉज ऑफ डायमराइजेशन। क्योंकि ये जो एग्जिस्ट करता है, कैसे करता है वो? डाई। ठीक है, RCOOH, और क्या होता है? होल ट्वाइस, मतलब कि इसके दो मर बन जाते हैं, दो यूनिट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से इसका ओरिजिनल वेट ये बढ़ जाता है। तो ये हम जब लेबोरेटरी में इसका ओरिजिनल वेट करते हैं तो ओरिजिनल वेट से इसका ये वेट बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन डायमराइजेशन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। और अभी हम चलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ। के ऑर्गेनिक कंपाउंड, अच्छा, स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग बनता है किसके साथ? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। लेकिन अब हमारे पास एक ऐसा बेहतरीन केस है, स्पेशल केस है, जो कार्बन का जो बनता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, और ये एक ही केस है जिससे वो कार्बन क्या करता है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। बहुत ही स्पेशल केस है। स्टूडेंट ये समझते हैं कि सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, लेकिन कार्बन से भी बनता है। याद रखो, कार्बन से भी बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है? जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, जो एग्जाम जब पूछा जाता है तो वो गलत टिक कर लेते हैं। तो आज मैं इसको आपको समझाने वाला हूँ कि कार्बन से, ड्यू टू कार्बन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू कार्बन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, कार्बन की वजह से क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड? कैसे बनता है? तो हमारे पास फार्मूला है CHCl3, और दूसरा हमारे पास कौन सा है? CH3COCH3। ठीक हो गया, याद रखना। अब ये कौन सा है? ये क्लोरोफॉर्म है। कौन सा है ये? क्लोरोफॉर्म। ये है क्लोरोफॉर्म। और ये कौन सा? एसीटोन। कैटोन फैमिली, बड़े कैटोन फैमिली, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोपेनोन, इसी को हम प्रोपेनोन भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसके हाइड्रोजन फॉर्मेशन करवाते हैं। अब याद रखो कि कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने क्या किया है? इसको घेर लिया है। देखो, क्लोरीन ने इसको क्या कर लिया है? घेर लिया है। अब क्लोरीन क्या करता है कि इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से क्या कर रहे हैं? इसके इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिए हैं। ठीक है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए हैं? खींच लिए हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो खींचने की वजह से ये क्या बन गया? अच्छा, पहले ये बना लेते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होता है कि कार्बन क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो कार्बन क्लोरीन ने क्या किया, कार्बन के साथ अपने जो भी इलेक्ट्रॉन थे वो खींच लिए, खींचने की वजह से कार्बन क्या बन गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगी, पार्शियली पॉजिटिव और इस पे पार्शियली नेगेटिव। तो हाइड्रोजन से वो क्या करता है, वो अपना वो वहां से इलेक्ट्रॉन खींचता है, और हाइड्रोजन क्या करता है यहाँ पे AHB, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया तो ये A बन गया, ये HB, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट ये याद रखना, बहुत ही स्पेशल केस है, ये वाहिद ऐसा केस है। स्टूडेंट कहते हैं कि फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। लेकिन देखो यहाँ पे कार्बन के साथ भी बन रहा है, तो वहां पे सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं एग्जिस्ट करता। तो इसमें क्या गलती करते हैं कि इसको टिक कर देते हैं, जो क्या होता है बेड़ा गर्क हो जाता है। तो आप ऐसा नहीं करना, नोट कर लो, नोट कर लो। अच्छा स्टूडेंट, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं कि सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं कि सॉल्युबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबिलिटी कैसे इफेक्ट होती है, उसी को देखते हैं। अब देखते हैं कि which is the more soluble in water, वाटर में कौन सा मोर सॉल्युबल है। अब हमारे पास एक है सोडियम आयन है, ठीक हो गया, ये है या अमोनियम आयन है, ठीक हो गया। इनमें से कौन सा मोर सॉल्युबल है, उसी को चेक करते हैं। अब याद करो कि सोडियम जो है, ये सोडियम आयन, अब सोडियम आयन के सराउंडिंग में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, सराउंडिंग में क्या है, सारे वाटर मॉलिक्यूल ने इसको घेर लिया है, वाटर मॉलिक्यूल ने क्या कर लिया है, घेर लिया है। और याद करो कि वाटर जो होता है वो क्या होता है, डायपोल होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक हो गया। तो इसने क्या कर लिया है, घेर लिया। यहाँ पे मान लो कि हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो वाटर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है डायपोल, ठीक हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो है नहीं, अब ये जो बनाता है, अब इसी को भी देख लेते हैं, फिर उसको दोनों को कंपेयर करते हैं, सही। अब ये हो गया नाइट अमोनिया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब अमोनिया के साथ क्या होता है, एक यहाँ पे ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल आ गया, दूसरा ये वाटर मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। तो अब देखो, अब देखो यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल ने इसको अमोनिया को क्या कर लिया है, घेर लिया है। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग AHB, यहाँ पे AHB, तो AHB यहाँ पे क्या बन गया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब AHB यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे देखो कि अब ये HB क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये कौन सा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, आयन, ये क्या है, आयन है, आयन डायपोल, आयन डायपोल इंटरेक्शन हो रही है, क्या हो रही है, आयन डायपोल इंटरेक्शन हो रही है। और आयन डायपोल इंटरेक्शन कहाँ पे होती है, वन डर वाल फोर्स में, कहाँ पे होती है, वन डर वाल फोर्स के बीच में, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, मजबूत। इसका मतलब कि ये क्या है, ये मोर सॉल्युबल है, सोडियम से ये दोनों सॉल्युबल है, लेकिन ये मोर सॉल्युबल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एक और सॉल्युबिलिटी का केस देखते हैं। which is the more soluble in water,
वाटर में कौन सा मोर सॉल्युबल है? अब हमारे पास है, एक है ROH, ठीक हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, RH, ठीक हो गया। तो ये अमाइन, ये है, इसी को कहते हैं अल्कोहल, अल्कोहल, ये अल्कोहल है, और ये क्या है, ये अमाइन, ठीक है, ये अमाइन है, इसको अमीन भी कहते हैं, अमाइन भी कहते हैं। अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH, ये जनरल फार्मूला है। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा जो है ये मोर सॉल्युबल है, कौन सा इसमें मोर सॉल्युबल, सवाल आ सकते हैं कि इसमें कौन सा मोर सॉल्युबल है। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा बॉन्डिंग बनवाते हैं, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ठीक हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाते हैं। अब देखो, अब इसमें से कौन सा मोस्ट सॉल्युबल है। अब देखो यहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया कि जहां पे इलेक्ट्रॉन ए जो एटम है, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये मान लो ये है, ये H है और ये B है, और ये क्या है, ये A है और ये H है और ये क्या है, B है। मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी A इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो A एलिमेंट है, वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा इतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जितना बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी सॉल्युबिलिटी हाई होगी। तो यहाँ पे देखिए ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये थोड़ा इससे कम है, इसका मतलब कि ये क्या है, मोर सॉल्युबल है वाटर में, मींस कि अल्कोहल मोर सॉल्युबल है किससे, अमाइन से, किसमें, वाटर में, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ए एटम की देखें ज्यादा है। बात समझ में आ रही? देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या क्या इंपैक्ट होता है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रही है, इंक्रीज, ठीक है। और क्या इंक्रीज हो रही है, और होती है सॉल्युबिलिटी, क्या हो रही है, इंक्रीज। ये मींस ये दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते किसके, दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते किसके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। जितना हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत उतनी बॉइलिंग पॉइंट हाई और सॉल्युबिलिटी हाई होगी। तो याद रखो कि सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कब क्यों होती है, मॉलिक्यूलर मोलर मास की वजह से, जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी इतना मोलर मास ज्यादा होगा, उतना सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही? जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी उतना मोलर मास, देखो जितना मोलर मास ज्यादा होगा इतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत होगी, जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत होगी उतना मोलर मास ज्यादा होगा और उतनी सॉल्युबिलिटी हाई होगी। अब देखते हैं कि व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। अब सवाल ये है कि व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, वाटर पे जो है वो बर्फ क्या क्यों तैर रही होती है। अब समझो कि ये कंटेनर है, अब ये हमारे पास क्या है, कंटेनर है, ये कंटेनर है, ठीक है, ये पानी है, ये पानी है, इसमें इस कंटेनर में क्या है, पानी है, ठीक हो गया, ये पानी है। अब जब इस पे हम बर्फ ऊपर रखते हैं तो बर्फ क्या करती है कि इसके ऊपर तैर रही होती है। ऐसे क्यों तैरती है, लोग कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं डेंसिटी की वजह से, कि आइस वाटर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है, और आइस की डेंसिटी कम होती है जिसकी वजह से ऊपर तैर रही होती है। अच्छा, आइस की जो डेंसिटी हो कितनी है, आइस की जो डेंसिटी होती है कितनी है, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो वाटर की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी वाटर की ज्यादा है, लेकिन क्यों ज्यादा है उसी पे बात करते हैं। आप इसके लिए कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आपको याद रखने होंगे, तो उसी पे बात करते हैं, ठीक है। याद रखो कि जो स्ट्रक्चर होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आइस की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ
आइस, आइस की स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, कैच की तरह हो जाती है। किस तरह, कैच की तरह। केज देखा है कभी, पिंजरा, पिंजरे की तरह, कैच की तरह। और कैच यहाँ से हम क्या कहते हैं, ओपन स्ट्रक्चर। आइस की जो स्ट्रक्चर होती है क्या होती है, ओपन स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है। हालांकि देखिए जो भी सॉलिड है चीजें, वो मालिक उसमें हाई इंटरमॉलिक्यूलर, देखें अब देखें, ये यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी, ये बर्फ, बर्फ उस पर तैर रही है, बर्फ उस पर तैर रही है, इसके ऊपर तैरती है। ऐसे तैरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सॉलिड जो सब्सटेंसेस होते हैं, उसके मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं, करीब करीब आ जाते हैं, तो उसकी डेंसिटी हाई हो जाती है। लेकिन याद रखो कि आइस एक ऐसा सॉलिड है जिसकी डेंसिटी कम है। उसका रीजन है, क्यों, इसका क्या रीजन, उसी पे बात करें। एक तो उसकी स्ट्रक्चर क्या है, केज है, केज की तरह, और ओपन स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज हो जाता है, उसी पे बात करते हैं। अब सपोज करें कि यहाँ मैंने थोड़ा बना लिखा, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो याद रखो कि आज की जो स्ट्रक्चर होती है ऐसी होती है, ऐसी होती है, किसी तरह केज की तरह। ये यहाँ पे क्या होता है, होल होता है, खाली जगह होती है, अंदर में क्या होता है, खाली जगह हो जाती है, होल हो जाती है, इसको हम वॉइड भी कहते हैं, ठीक है। किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। जब ये अंदर में ऐसे खाल बन जाते, ऐसे खाल बन जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे कैच की तरह बन जाती है, वो खाल बन जाता है और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, लो डेंसिटी। डेंसिटी क्या हो जाती है, लो डेंसिटी हो जाती है। बात समझ में आ रही है, तो इसकी डेंसिटी लो हो जाती है, जिसकी वजह से ऊपर तैर रहा है। अब बात करते हैं कि वाटर जो मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसी पे बात करते हैं। ये बात समझ में आई, लिख लो, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट कर लिया, नोट कर लिया, अभी चलते हैं आगे। अब सवाल ये है, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाउ मेनी हाइड्रोजन bonds are formed by one molecule of water, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल वो बनाता है, तो कितने बनाता है ये सवाल ये है कि हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि एक मॉलिक्यूल है वाटर का, वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो उसका आंसर क्या है, 4। आंसर क्या है, 4। कोई भी सवाल पूछे आपसे, या आपके एग्जाम में सवाल आया, ये काफी बार पूछा गया है कि एक मॉलिक्यूल वाटर का कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, तो कितने बना सकते हैं, 4। अब देखो, अब देखते हैं कितने बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वन जो मॉलिक्यूल्स है, वन मॉलिक्यूल है, वो हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड बनाता है। अब देखो, ये मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक AHB, एक ये हो गया, दूसरा AHB, दूसरा ये हो गया, ठीक हो गया। तो AHB, तीसरा ये हो गया AHB, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, कितने बना लिए, 4। तो एक मॉलिक्यूल वाटर का 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ये सारे के, अच्छा, ये जो बॉन्ड बन रहे हैं, ये कौन से बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर।
जैसे बोरिक एसिड बना रहा था, वो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद फिर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड देखा, वो भी कौन सा बना रहा था, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद फिर अल्कोहल और अमाइन दोनों क्या थे, हेटेरो थे ना दोनों, वो कौन सा बॉन्ड बना रहे थे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी क्या बना रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम बात करते हैं कौन से, इंट्रामॉलिक्यूलर। बस एक ही सवाल है, बस एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का है जिससे इंट्रामॉलिक्यूलर हम डिस्कस करने वाले, उसके बाद फिर हमारा टॉपिक एंड हो जाएगा। अब है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है फिनोल। क्या है, फिनोल। और फिनोल का फॉर्मूला क्या है, तो ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या बन गया है, फिनोल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फिनोल है, ठीक है, फिनोल। अब याद रखो ये क्या है, ऑर्थो पोजीशन। कौन सा है ये, ऑर्थो पोजीशन। ये कौन सा है, मेटा पोजीशन, मेटा। और ये कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन, ठीक हो गया। ऐसे ठीक हो गया। तो यहाँ पे हो गया OH, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे AHB क्या बन गया है, AHB क्या बन गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये कौन सा है, एक मॉलिक्यूल के बीच में, वन मॉलिक्यूल के बीच में, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बने तो उसको हम क्या कहें, कौन सा बॉन्ड, कौन सा है, इंट्रा। कौन सा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। बात सुन भाई। अब इसी के बीच में बाकी दूसरे जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमने देखा था कि एक बना रहा था क्या, इंटरमॉलिक्यूलर, बाकी यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर बना रहा था, ठीक है। एक क्या बना रहा था, हमने देखा था कि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर बना रहा था। यहाँ पे देखिए कैसे बन रहा था, ऐसे है ना, AHB तो इंटरमॉलिक्यूलर, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर, ये क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर। ये क्या बना रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर, लेकिन ये क्या बन रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर, AHB। तो देखो इसमें एक मॉलिक्यूल क्या बन रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर, बाकी सारे के सारे क्या बना रहा है, एक बना रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर, दूसरा क्या बन रहा है, एक बना रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा क्या बना रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यही था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा पार्ट 1 तो वो ज़रूर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, फिर आपका कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वाले से हमेशा के लिए खत्म।